अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, हमारी यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है और अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। लिविंग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर इनका मतलब है एनिमल, प्लांट्स और माइक्रोब्स। इसमें बेसिकली हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक हमारे मतलब लिविंग और एबायोटिक मतलब हमारे नॉन लिविंग। अगर हम इकोसिस्टम की दूसरी डेफिनेशन को बोले तो इकोसिस्टम एक ज्योग्राफिक एरिया भी है जहाँ पर प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर और लैंडस्केप एक साथ काम करते हैं टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। यहाँ पे बबल ऑफ लाइफ को एक इन्वायरमेंट भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। क्या होता है इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में बेसिकली दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या होते हैं, सारे लिविंग मेंबर्स आते हैं इकोसिस्टम के, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये भी तीन टाइप के होते हैं हमारे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? इसमें हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं बेसिकली, जो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं और हम ऐसी स्पीशीज को फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। एंड प्लांट्स स्पीशीज जो ओशन के अंदर रहती है वो अपना खाना जो है एब्सेंस ऑफ सनलाइट में बनाती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स, एंड इनको हम कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। इस प्रोसेस को हम केमोसिंथेसिस भी कहते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड कर कर अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। इनको हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं और ये भी तीन चार टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट स्पीशीज पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। इनको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जैसे रैबिट, इंसेक्ट्स। एंड कार्निवोरस, कार्निवोरस जो होते हैं वो हार्बीवोरस और दूसरे कार्निवोरस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग, स्नेक। एंड नेक्स्ट इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो होते हैं वो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे ह्यूमंस। एंड डिट्रीवर्स, डिट्रीवर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर जो वेस्ट ऑफ लिविंग होता है उन पर फीड कर या फिर उन पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, जैसे अर्थवॉर्म्स, आंट्स। नेक्स्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? वो अपना फूड जो है ना वो पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी, उनको ब्रेक डाउन करते हैं किसी सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, देन फाइनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। इनमें ब्रेक डाउन कर वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उनसे, जैसे बैक्टीरिया हो गया और फंगाई हो गया। अब है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? उसमें हमारे सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस और फैक्टर्स आते हैं। ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स में। फिजिकल फैक्टर्स में हमारे ये सब आते हैं, टेम्परेचर, विंड, सॉइल टाइप, वाटर अवेलेबिलिटी, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। एंड केमिकल फैक्टर्स में हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पीएच ऑफ सॉइल एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। हमारी इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करती है? इकोसिस्टम के कुछ फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं एंड उसकी कुछ टेंडेंसी है कि वो वेरियस फंक्शंस पर डिपेंड होती है, जिससे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। हमारे फंक्शनल एट्रीब्यूट्स क्या है इकोसिस्टम के? पहला है फूड चेन एंड फूड वेब। सेकेंड है एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल रेगुलेशन एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेसिकली ये हमारे फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं इकोसिस्टम के, जिसके अकॉर्डिंग हमारी इकोसिस्टम फंक्शन करती है। फर्स्ट है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन में हमारा फूड, एनर्जी ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन। जैसे ये ग्रास है, देन ये ग्रास होपर है, फ्रॉग है, स्नेक एंड पिकॉक है। फर्स्टली क्या होगा हमारा, इसमें जो ये रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन बोला है, इसमें क्या है मतलब इसमें
कि एक दूसरे को खाते हैं पहले रिपीटेडली, और जो किसी को खा रहा होता है वही किसी और के थ्रू भी ईटन हो जाता है, ठीक है, वो उसका प्रे बन जाता है। जैसे यहाँ पर ग्रास है, पहले पहले ग्रास हॉपर ग्रास को खाती है, देन जो फ्रॉग होता है उसी ग्रास हॉपर को खा लेता है, एंड देन जो स्नेक होती है वो उस फ्रॉग को खा लेती है, एंड जो पिकॉक होता है देन उस स्नेक को खा लेता है। ऐसे ही हमारी फूड चेन वर्क करती है। ऐसे ही एक और दूसरा एग्जाम्पल भी है, और इसमें बताया गया है कि कौन सा पहला एनर्जी होती है और दूसरी प्रोड्यूसर होती है, देन प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी कंज्यूमर होता है। अब हमारी फूड चेन भी है जो वो दो टाइप्स की होती है। ग्रेजिंग फूड चेन पहली, इसमें क्या होता है, ये फूड चेन हमारी बेसिकली एक लिविंग ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, गोज टू ग्रेजिंग हार्बिवोरस एंड इनटू कार्निवोरस, फिर वो एक हार्बिवोरस पे जाती है और फिर एक कार्निवोरस पे जाती है। इकोसिस्टम इस वाली जो फूड चेन में होते हैं, मतलब जो भी इकोसिस्टम इस फूड चेन पर वर्क करता है वो बेसिकली डिपेंडेंट होता है सोलर रेडिएशन पर। और हमारे इकोसिस्टम में हर तरह के मतलब मोस्टली इकोसिस्टम्स इसी टाइप की फूड चेन को फॉलो करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ग्रास, ठीक है, पहला एक ग्रीन प्लांट हो गया, देन टू ग्रेजिंग हार्बिवोरस बोला था ना जैसे, तो यहाँ पर वो रैबिट हो गया, एंड इनटू कार्निवोरस वो यहाँ पर लॉयन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है डिट्रॉइटर्स फूड चेन। डिट्रॉइटर्स फूड चेन में क्या होता है, इसमें किसी भी एक डेड ऑर्गेनिक से शुरू होती है हमारी फूड चेन, इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देन इनटू ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डीकम्पोजर एंड प्रीडेटर। मतलब पहले कोई भी डेड एंड डीके आएगा, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, देन एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजर्स और प्रीडेटर्स को फीड करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड फंगाई, जो फीड कर रहे हैं किसी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर जो फीड कर रहे हैं हमारे, वो है हमारे बैक्टीरिया और फंगाई, एंड देन वो किसी एक स्मॉल फिश के थ्रू खा लिए जाते हैं, एंड वो जो स्मॉल फिश होती है फिर वो एक तरीके से उस बिग फिश या फिर एक बर्ड का प्रे होती है, मतलब उसका शिकार होती है। बैक्टीरिया और फंगाई यहाँ पर इन्हीं को बोला गया है, डेड एंड डीके को बैक्टीरिया बोला है और फंगाई को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है, जो भी एक किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर वो करती है फीड। फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स की फूड चेन जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है एक ही बायोटिक कम्युनिटी में। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली डिपेंड करती है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसी है उस इकोसिस्टम में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का फूड वेब है जो 5 पॉसिबल फूड चेन से बना हुआ है। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम है ये, जिसमें 5 फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है और उससे एक फूड वेब बना है। नेक्स्ट है हमारा फूड चेन और फूड वेब का क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो फूड चेन और फूड वेब होती है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखती है बाय रेगुलेटिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल्स। नेक्स्ट है हमारा कि वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन फॉलो करती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है, ये प्रोसेस है जिसमें कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या फिर एक फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर फूड चेन में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे हम ह्यूमंस जो होते हैं वो एक हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, किसी भी लेवल में देखें तो हमारी सबसे ऊंची लेवल होती है, मतलब किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, और हमारी कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। बायो मैग्नीफाइड मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है जो कि हार्मफुल है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी फ्लो, कि हमारी एनर्जी कैसे फ्लो करती है कि किसी भी इकोसिस्टम में। जैसे कि हमें पता है हर इकोसिस्टम में एनर्जी का कुछ ना कुछ फ्लो होता है, एनर्जी यूज होती ही है। एनर्जी कंसर्न टू इकोसिस्टम, जो एनर्जी है बहुत तरह तरह की, जैसे लाइट एनर्जी होती है,
केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, ये सब हमारी इकोसिस्टम में यूज होती है। एंड इन सब एनर्जी का सोर्स होता है हमारा सोलर एनर्जी। एंड इसमें से टोटल एनर्जी में से जो 1% होता है वो हमारी प्लांट्स के ऊपर फॉल करती है एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस में काम आती है। और यही एक सोर्स है एनर्जी का फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। And fixation of solar energy by plants and its utilization in the form of food by living organisms obeys the second law of thermodynamics। मतलब जो सोलर एनर्जी यूज हो रही है प्लांट्स के थ्रू एंड जो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है एक किसी भी फूड की फॉर्म में किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो कर रही है। अब फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारा एनर्जी का, जैसा हमने पढ़ा ही है ये सब पहले भी बहुत क्लासेस में, कि एनर्जी जो होती है वो ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एवरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज अकम्पनीड बाय साइमल्टेनियस डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कंसनट्रेटेड फॉर्म टू डिस्पर्स। मतलब जब भी एक कोई एनर्जी कंसनट्रेटेड फॉर्म से डिस्पर्स फॉर्म में डिग्रेड करती है तो वो अकम्पनीड होती है बाय एवरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एंड इसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है एनर्जी हमारी। अब जो एनर्जी फ्लो है वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स में इकोसिस्टम के, वो कुछ वेरियस एनर्जी फ्लो मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन की गई है, जो कि हमारे 3 मॉडल्स हैं। फर्स्ट हमारे यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल। यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल क्या कहता है, इसमें जो एनर्जी फ्लो करती है वो भी जब भी फ्लो करती है एनर्जी तो उसमें कुछ ग्रेजुअल लॉस होता है एनर्जी का हर लेवल पे। And this mainly occurs due to respiration, locomotion and other metabolic activities। मतलब किसी भी लेवल पे, मतलब जब भी एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही होती है तो हर लेवल पे कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है हमारी एनर्जी का, which is due to respiration, locomotion and other metabolic activities। नेक्स्ट हमारी है सिंगल एनर्जी फ्लो मॉडल। सिंगल एनर्जी फ्लो मॉडल क्या कहता है, इसमें हमारी एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल मैनर में फ्लो करती है, ठीक है, थ्रू अ सिंगल चैनल ऑफ प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स। मतलब एक प्रोड्यूसर्स मतलब कोई भी एक प्रोड्यूसर से जो नीचे है टू टॉप कंज्यूमर्स, इसमें हमारी एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। एंड इससे हमारा एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आता है एनर्जी लेवल में ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन अ ग्रेजिंग फूड चेन। मतलब हर लेवल पर, जैसे ये प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, है ना, देन ये टॉप बोला हो गया और बीच में हमारा कार्निवोरस मान लो, ठीक है। तो हर लेवल पे जब भी एनर्जी फ्लो करती है तो कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है एनर्जी का एक हर सक्सेसिव लेवल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डबल चैनल मॉडल। डबल चैनल मॉडल में क्या होता है, इसमें हमारी जैसे नेचर में ग्रेजिंग और डिट्रीटस फूड चेन दोनों ऑपरेट करती है, ठीक है, सेम इकोसिस्टम में, जैसा हमें पता है। हाउएवर जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो प्रीडोमिनेट्स, मतलब वो एक मेन एलिमेंट की तरह काम करती है, ग्रेजिंग फूड चेन। एंड डबल चैनल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लोज shows the passage of energy through two food chain which are separated time and space। and जो डबल एनर्जी मॉडल है एनर्जी फ्लो का, वो पैसेज शो करता है ऑफ एनर्जी थ्रू टू फूड चेन्स विच हैव सेपरेटेड टाइम एंड स्पेस। बेसिकली इसमें 2 फूड चेन्स आती हैं जिनका डिफरेंट स्पेस और टाइम होता है एंड वो एक पैसेज ऑफ एनर्जी शो करती है 2 फूड चेन्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, ये जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है एक स्ट्रक्चर की या फिर फंक्शन की ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, ठीक है,
एट द टॉप, प्रोड्यूसेस एट द टॉप, एंड देन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे ये वाला एक हो गया, जैसे ये हो गया, एंड टू द दिस फॉर्मिंग द अपेक्स। अपेक्स जो यहाँ पर है वो एक सबसे टॉप वाला कहा गया है, जो बिल्कुल टॉप पे होता है, सबसे बड़ा। इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। एंड ये जो है हमें शो करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमास एंड प्रोडक्टिविटी इन ईच ट्रॉपिक लेवल, और इसको हम एनर्जी पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या कहता है? इसमें कहता है कि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल में, मतलब ये जो लेवल है, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये जो 4 लेवल्स हैं हमारे, इनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे हर ट्रॉपिक लेवल में। एग्जाम्पल जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गई। एग्जाम्पल अब जैसे एक और दिया है यहाँ पे, जैसे मान लो हमारा प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर सबसे नीचे वो ग्रास है, ठीक है, जो कि स्मॉल है साइज में बट नंबर में लार्ज है। ठीक है, एंड ये जो है हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कर रही है, ठीक है, फर्स्ट वाला ये वाला, एंड सेकंड जो है प्राइमरी कंज्यूमर ये वाला। ठीक है, इसमें हमारे रैट्स आ रहे हैं जो कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रही है। बट नोट करो कि जो हमारे रैट्स होते हैं वो इस जो नीचे ग्रास है उससे कम होते हैं नंबर में। एंड देन थर्ड जो है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, उसमें है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे स्नेक्स, जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट जो स्नेक्स हैं वो नीचे वाले रैट से लेस है नंबर में। एंड देन जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर है उसमें हमारे ईगल्स हैं, वो भी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को वो कर रहे हैं ऑक्यूपाई। एंड जो ये है एक लास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है जहाँ पर साइज जो होता है ट्रॉपिक लेवल का और जो नंबर होता है वो सबसे कम होता है। जैसे हम खुद देख रहे हैं ट्राइंगल के उस अकॉर्डिंग भी ऊपर जा रहे हैं पिरामिड, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम हो रहे हैं और हमारा जो साइज है वो भी कम होता जा रहा है। अब है तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है ना, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शली अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। अब दूसरा है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हमारी हर ट्रॉपिक लेवल में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, ये बताता है हमें। द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो एंड द प्रोडक्टिविटी एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, और ये भी बताता है कि एनर्जी का फ्लो कितना है और प्रोडक्टिविटी कितनी है हर ट्रॉपिक लेवल पर। एट एवरी सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल there is heavy loss of energy, almost 90% in the form of heat। हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जो ऊपर जाता रहता है, हर एक सक्सेसिव पर 90% ऑफ एनर्जी का ऑलमोस्ट लॉस होता है। जैसे यहाँ पर हमारी 10,000 थी, ठीक है, अब यहाँ पर 90% एनर्जी का वो हो गया लॉस, तो हमारी सिर्फ 1000 बची। देन ऊपर गए तो फिर 100 बच गई, देन फिर 10% बची सिर्फ। ठीक है, ऐसे ही हमारी एनर्जी का फ्लो जो है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास कितना प्रेजेंट है ईच ट्रॉपिक लेवल में, ये बताता है। जैसे यहाँ पर बायोमास का मतलब है मास और वेट ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल। एग्जाम्पल है जैसे इसका, कोई भी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जिसमें स्टेडी डिक्रीज हो रहा है बायोमास का फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पर अब हमारा बायोमास का डिक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लेवल जो है वो हार्बिवोरस का है जिसमें इंसेक्ट्स और प्लांट्स आ सकते हैं, एंड नेक्स्ट जो है वो कार्निवोरस का है जिसमें स्नेक्स और फॉक्स आ सकते हैं।
एंड जो सबसे टॉप पे होता है, ये वाला भी देख लो एक तरीके से देखे तो हार्बीवोरस, कार्निवोरस, एंड जो सबसे टॉप वाला होता है वो होता है हमारा लायंस और टाइगर्स वाला, जिसमें बायोमास जो है हमारा सबसे कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1000 है, देन 100 हो गया ऊपर जाते जाते, यहाँ 10 हो गया, देन यहाँ 1 kg हो गया, सबसे कम हो गया बायोमास हमारा। ये भी हमारे दो टाइप के ही होते हैं। इसमें बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है वो अपराइट पिरामिड का होता है, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम इसमें इन्वर्टेड पिरामिड का होता है। अब है हमारा इकोलॉजिकल प्रोडक्शन क्या होता है। इकोलॉजिकल प्रोडक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये भी हमारी दो टाइप्स की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज अ रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के थ्रू होता है। एंड ये भी हमारी दो टाइप्स की होती है, जैसे जीपीपी एंड एनपीपी। जीपीपी में क्या होता है, हमारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच प्रोड्यूसर्स आर एबल टू यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी इन फोटो और केमोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस द फूड। वो रेट जिसमें हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी को, वो रेडिएंट एनर्जी को किसी भी फोटो और केमोसिंथेसिस में टू प्रोड्यूस देयर फूड, उसको हम जीपीपी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनपीपी। एनपीपी क्या होता है, हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये होता है द रेट एट विच एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन अ प्रोड्यूसर आफ्टर रेस्पिरेशन। जो भी एनर्जी या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो स्टोर होता है किसी भी प्रोड्यूसर में रेस्पिरेशन के बाद, उसको हम एनपीपी कहते हैं। थस जो हमारा एनपीपी है और वो जीपीपी है वो दोनों इक्वली हुआ। अब है हमारा एनपीपी में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हाँ मतलब जो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थे इसके दो टाइप्स थे, अब जिसमें भी हमारा सेकेंड है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या कहता है, एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल फॉर यूज बाय नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। वो एनर्जी जो किसी भी कंज्यूमर लेवल के थ्रू स्टोर होती है फॉर यूज बाय नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ताकि कोई भी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल उसे यूज कर सके, इसे हम सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं। अब है हमारा इकोसिस्टम रेगुलेशन क्या होता है। इकोसिस्टम रेगुलेशन क्या होता है हमारा, जब कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के थ्रू इकोसिस्टम खुद को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जो कि हमारी नॉर्मल इकोसिस्टम को एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर उसके साथ एक इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है विद द एनवायरनमेंट, और फिर इन्वायरमेंट के साथ भी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, उसे हम इकोसिस्टम रेगुलेशन कहते हैं। मतलब जब कोई भी इकोसिस्टम किसी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, जो कि हमारी नॉर्मल इकोसिस्टम को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है, और फिर एक इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश करती है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम इकोसिस्टम रेगुलेशन कहते हैं। अब है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जब मान लो कोई भी कम्युनिटी है वो इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी जबकि कोई कंडीशंस हो रही है, मतलब हमारी इन्वायरमेंट में कुछ प्रिवेलिंग कंडीशंस हो रही है, उसके बावजूद भी वो उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहने की कोशिश कर रही है, और उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो उसके खुद के अंदर भी चेंज ले आती है कम्युनिटी, उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एक्टिविटीज होती है ना कम्युनिटी के अंदर, और या फिर हम कह सकते हैं कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज, वो कम्युनिटी को खुद ब खुद ही अफेक्ट कर देता है, कि कम्युनिटी उसके अकॉर्डिंग खुद ही चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मतलब या तो कम्युनिटी उस प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के वजह से खुद को चेंज करेगी, या फिर कंडीशंस ही ऐसी होती है कि कम्युनिटी खुद ही चेंज हो जाती है। एंड इकोसिस्टम डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज इट इज ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट का ऑर्डरली प्रोसेस है, जिसमें चेंजेस इन स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी प्रोसेस इंक्लूड होते हैं। फाइनली फिर एक स्टेबलाइज इकोसिस्टम बन जाती है।
The community which develops as initial community is known as pioneer community, उसको हम pioneer community कहते हैं. एंड ट्रांजिटरी कम्युनिटी जो बीच वाली होती है ट्रांजिशन पे, उसे हम डेवलप स्टेजेस कहते हैं. एंड जो फाइनली सिस्टम जब स्टेबलाइज हो जाता है और जो फाइनल कम्युनिटी बन जाती है जो लास्ट पीरियड तक लास्ट करती है, लॉन्गर पीरियड के लिए लास्ट करती है, उसे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं. फिर अब है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या कहती है? इसमें हमारे मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अदर एलिमेंट्स होते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. द मैटर ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, जैसा कि हमें पता ही है. एंड सिंस मैटर्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज रिसाइकल्ड इन द अर्थ सिस्टम इन वेरियस फॉर्म्स. The earth obtain energy from sun which is radiated back as heat. Rest all other elements are present in closed system. The major elements includes, और इसमें मेजर कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे. फर्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब हमारे इसमें होते हैं. इन एलिमेंट्स को हम रिसाइकल करते हैं थ्रू बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. और जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के. अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है. पहली गैसियस साइकिल्स और दूसरी है सेडिमेंट्री साइकिल्स. गैसियस में हमारी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर साइकिल आती है, और सेडिमेंट्री हमारी सल्फर, फॉस्फोरस और रॉक साइकिल आती है. अब है हमारा वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में क्या होता है? जो हमारा वाटर होता है डिफरेंट वाटर बॉडीज से वो इवेपोरेट होता है पहले, फिर कूल डाउन होता है एंड देन कंडेंस हो जाता है एंड फाइनली अर्थ पर एज अ रेन फॉल बैक कर जाता है. इस बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है ये वाली, वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग वेदर कंडीशंस. And the water in its vapor form interact with the surrounding and changes the temperature and pressure of the atmosphere. और जब water होता है in the form, various form में जब भी गिरता है, condense होता है, तो वो interact करता है surrounding के साथ और उसका temperature और pressure of atmosphere change कर देता है. और इसमें अनदर प्रोसेस भी होता है हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन. उसमें क्या होता है? हमारा वेपर्स प्रोड्यूस होती है लीव्स के थ्रू. ठीक है. अब इसमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, मतलब बेसिकली फ्रॉम लीव से, सॉइल से एंड वाटर बॉडी से टू एटमॉस्फेयर विच अगेन कंडेंसेस एंड फॉल एज रेन. फिर वो भी ऐसे ही कंडेंस हो जाती है और रेन के फॉर्म में फॉल कर जाती है. नेक्स्ट हमारी कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल क्या होती है? ये भी एक वन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें कार्बन जो है वो बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और पेडोस्फीयर के अमंग जो है एक्सचेंज होता है. अब सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. कार्बन इज थस स्टोर्ड इन प्लांट. और जो कार्बन जो होता है हमारा प्लांट्स में स्टोर्ड होता है. द ग्रीन प्लांट्स when dead are buried into the soil. और फिर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मर जाते हैं और उनको सॉइल में बरीड कर देते हैं एंड देन फिर वो खुद एक फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि फिर एक कार्बन से ही बनी होती है. तो दिस इज हाउ जो हमारा कार्बन साइकिल है वो वर्क करती है. एंड ये फॉसिल फ्यूल्स को जब हम जला देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में. ऑल्सो जो एक और दूसरा एग्जाम्पल है इसका कि क्या अगर एनिमल्स जो है वो हमारे प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कार्बन ऑब्टेन करते हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. एंड ये जो कार्बन होता है फिर ये एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है जब हमारे एनिमल्स को हम डिकम्पोज कर देते हैं, जब वो मर जाते हैं. एंड द कार्बन ऑल्सो रिटर्न्स टू द इन्वायरमेंट. वो कार्बन फिर एक तरह से इन्वायरमेंट को ही रिटर्न हो जाता है थ्रू cellular respiration by animals. Huge carbon content in the form of carbon dioxide is produced, that is stored in the form of fossil fuels and can be extracted for various commercial and non-commercial purposes.
When factories use these fuels, carbon is again released back in the atmosphere during combustion. तो मतलब एक तरीके से यही बता रहा है कि पहले वो किसी चीज़ में कार्बन हमारा कंटेंट होता है, मतलब किसी में प्रेजेंट होता है, एंड फिर वही चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर को वापस मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो सेवरल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है एंड इट गेट सर्कुलेटेड थ्रू एटमॉस्फेयर एंड वेरियस इकोसिस्टम। और ये एटमॉस्फेयर और वेरियस इकोसिस्टम्स के थ्रू सर्कुलेट होता है, जैसे टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम। एंड वी नो नाइट्रोजन जो होता है इसेंशियल एलिमेंट होता है लाइफ का। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में वो फिक्स्ड होती है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। वो फिक्स्ड हो जाती है फिर एटमॉस्फेयर में इनके थ्रू एंड मेड अवेलेबल टू सॉइल एंड प्लांट्स, फिर वो सॉइल और प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है। अब ऑक्सीजन साइकिल है, इसमें क्या होता है हमारा ये जो साइकिल होती है ये एटमॉस्फेयर में मूव करती है थ्रू लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सॉरी मतलब ये जो साइकिल होती है ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर के थ्रू मूव करती है। एंड वी नो ऑक्सीजन जो है वो एक अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब बहुत ही एक मेन एलिमेंट है अर्थ का। एंड ये जो है एक एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है हमें एटमॉस्फेयर में, जिसका परसेंटेज होता है 21%। एंड जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट्स के थ्रू रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एंड ह्यूमंस और अदर एनिमल्स जो है वो इस ऑक्सीजन को इनहेल कर लेती है और एक्सेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अगेन प्लांट्स के थ्रू टेकअप हो जाता है, टेकन हो जाता है, मतलब उनके थ्रू ले लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। एंड दे यूटिलाइज दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड द साइकिल कंटिन्यूस। ऐसे ही बता रहे हैं कि मतलब प्लांट्स हमारे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और वो फिर ह्यूमंस और एनिमल्स के थ्रू इनहेल की जाती है, एंड हम ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से प्लांट्स को मिल जाती है फोटोसिंथेसिस के यूटिलाइजेशन के लिए, और वो फिर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ऐसे ही हमारी साइकिल कंटिन्यूस हो जाती है, मतलब वर्क करती रहती है। और फॉस्फोरस साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल भी क्या होता है, फॉस्फोरस जो है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर के थ्रू मूव करती है। एंड फॉस्फोरस जो बेसिकली हमें वेदरिंग ऑफ रॉक्स के थ्रू मिलती है। अब ये जो बायोजीएम सल्फर, सॉरी सेकेंड लास्ट है हमारी सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल में क्या होता है हमारे, ये साइकिल जो है वो रॉक्स, वाटर बॉडीज और लिविंग सिस्टम्स के थ्रू मूव करती है। एंड जो सल्फर होता है हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एंड वो फाइनली सल्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये जो सल्फेट्स होते हैं दे आर टेकन अप बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एंड दे कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। फिर ये सल्फेट्स इनके थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं। और जो ऑर्गेनिक सल्फर होता है वो एनिमल्स से जो कंज्यूम होता है, एनिमल जब उन्हें कंज्यूम करते हैं वो फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं। एंड जब ये एनिमल मर जाते हैं और डिकम्पोज किया जाता है जब इन्हें, तो ये सल्फर वापस से उन सॉइल को मिल जाती है, विच इज अगेन ऑब्टेन बाय प्लांट्स एंड माइक्रोब्स एंड द साइकिल कंटिन्यूस। ऐसे ही हमारी फिर साइकिल कंटिन्यू हो जाती है, होती रहती है। अब लास्ट है हमारा कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ये साइकिल्स जो होती है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है वे जिसमें हमारी एनर्जी यूज हो रही होती है, कि वे ऐसा वे जिसमें हमारी एनर्जी कैसे यूज हो रही है। एंड इकोसिस्टम के थ्रू ये साइकिल्स जो है वो इसेंशियल एलिमेंट्स को मूव करती है ताकि हमारी लाइफ बनी रहे। एंड ये जो है वाइटल होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्स को स्टोर करती है और रिसाइकल करती है और फिर रेगुलेट करती है कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को थ्रू फिजिकल फैक्टर्स। एंड ये जो साइकिल्स होती है वो डिपिक्ट करती है, शो करती है एक एसोसिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम एंड इनेबल्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम। ऐसे ही कंटिन्यूस सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम को ये दिखाती है। सो दैट्स ऑल फॉर इकोसिस्टम।